नमस्कार। आज बिहार 111 साल का हो चुका है। 111 साल के सफ़र में बिहार में क्या कुछ हुआ, कारण कि आज बिहार दिवस के अवसर पर पूरे बिहार में कार्यक्रम तो आयोजित हो ही रहे हैं। विदेशों में भी कार्यक्रम आयोजित होने का दावा किया जा रहा है। सासाराम में भी आज काफ़ी चहल पहल दिखाई दिया। जितने भी संस्थान हैं उन संस्थानों के माध्यम से प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें लोगों को बिहार दिवस की विशेषताओं को बताने की कोशिश की गई। संत पॉल स्कूल की ओर से भी प्रभात फेरी निकाली गई। बहुत से जो एनसीसी कैडेट थे वो सड़कों पर लोगों को बिहार दिवस की विशेषताओं को बताते हुए नजर आए। जिन्होंने बदलते बिहार को बहुत करीबी से देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है, आज उन्हीं से बात करने के लिए पहुँचे हुए हैं हम, ये जानने के लिए कि 111 साल का सफ़र बिहार का कैसा रहा, जितना विकास बिहार में होना चाहिए वो विकास हो पाया या नहीं हो पाया, विकास को लेकर क्या कुछ और किए जाने की ज़रूरत है यहाँ पर। इन्हीं मुद्दे पर बात करने के लिए रोहतास के नामचीन शिक्षाविद सह संत पॉल स्कूल के संस्थापक डॉक्टर SP वर्मा सर के पास हम अभी आए हुए हैं। इनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि जिस बिहार में हम रहते हैं उस बिहार को लोग कहते हैं कि गर्व से कहो हम बिहारी हैं। क्या वो समय आ गया है जब हम गर्व से कह सकते हैं कि हम बिहारी हैं? हमारे साथ सर हैं। सर, सबसे पहले तो आपको आज बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये एक चीज़ जान रहे हैं, लगातार लोग कह रहे हैं कि बिहार में विकास नहीं हो पाया जिस पैमाने पर होना चाहिए था। 111 साल का बिहार आज हो चुका है। जिस तरह से विकास होना चाहिए या जो बदलाव होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत दिनों से करीब से देख रहे हैं बिहार को, जो होना चाहिए हुआ या अभी लग रहा है कि नहीं, जो होना चाहिए था वो नहीं हो सका? बिहार में काफ़ी बदलाव हुआ और पिछले दशक में हमारी समझ से 15-20 वर्षों में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। पहले जो बिहार था वो जो बहुत ज़्यादा गरीबी, ख़राब सड़क, कम बिजली की दिक्कतें, ये सारी चीज़ें थी। जो आज बिहार में आप देख रहे हैं कि अच्छी बिजली का साधन मौजूद है, गांव-गांव तक सड़क पहुंच चुका है और शिक्षा में भी ख़ास तौर से महिलाओं में, बच्चों में, जो लड़कियां हैं उनके में शिक्षा में काफ़ी प्रगति हुई है। ये सभी गांव में स्कूल्स जो खोले गए हैं, अब ज़रूरत है उन सभी चीज़ों को सजाने का और सजा करके उसमें गुणवत्ता लाने का। अगर ये गुणवत्ता आ जाती है तो बिहार और भी चमकेगा। और अभी हमारी समझ से जो हम लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कतें महसूस करनी पड़ती है वो इसलिए कि बिहार में अभी गुणवत्ता की बात नहीं की जा रही है। हम लोगों ने साधन दे दिए हैं लेकिन गुणवत्ता अभी नहीं ले आ पाए हैं, उसकी लाने की ज़रूरत है। सर, सबसे जो बड़ी समस्या है रोजगार को लेकर है, क्योंकि अभी तमिलनाडु प्रकरण जो चल रहा है उसमें कई बिहारियों के साथ जो कुछ होने की बात आ रही है, सच्चाई क्या है उसको लेकर जांच चल रही है सर। लेकिन इसमें सच्चाई जरूर है कि बड़े पैमाने पर यहाँ से पलायन होता है, लोग रोजगार के लिए जाते हैं, उन्हें अपमानित भी होना पड़ता है। आखिर अन्य राज्यों में इस तरह की स्थिति नहीं है, बिहार में ये स्थिति सर क्यों है? हमारी समझ से जो यहाँ से पलायन का काम बहुत दिन से चल रहा है। जैसे मज़दूर भी हैं, उनको इतना विश्वास नहीं है कि बिहार में हमें नौकरी मिल जाएगी, बिहार में हमें अच्छी रोजी रोटी मिल जाएगी। इसलिए पलायन का काम पहले पंजाब में होता था, अभी तमिलनाडु में हो रहा है, अभी दूसरे उड़ीसा में भी बहुत ज़्यादा यहाँ से बिहारी मज़दूर के तौर पे जा रहे हैं। तो इनको पलायन रोकने के लिए जब तक यहाँ व्यवस्था नहीं की जाएगी कि उनको भरपेट भोजन और उचित मजदूरी यहाँ दी जाए, तब तक ये पलायन नहीं रुक सकता। सर, आप एक शिक्षाविद हैं, कहा जाता है कि जब तक से किसी व्यक्ति को आप शिक्षित नहीं करेंगे तब तक से उसे उस मुकाम पर नहीं पहुंचा सकते हैं जो वो पाना चाह रहा है। शिक्षा को लेकर जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहा करते हैं कि हमारे द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, विद्यालयों की संख्या बढ़ाया जा रहा है, मैंने जो होना चाहिए वो किया जा रहा है। आप बतौर शिक्षाविद कितना संतुष्ट हैं बिहार के जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं उसको लेकर सर? जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे तो शिक्षा की क्वालिटी बन रही है और लोग अच्छे निकल भी रहे हैं, लेकिन एक्चुअल शिक्षा जो है वो देनी चाहिए निचले तबके लोगों की। निचले तबके में जो यहाँ दिक्कतें आ रही हैं कि आज जो सरकार के द्वारा विद्यालय चलाए जा रहे हैं, विद्यालय बना दिए गए, कमरे बना दिए गए, अपॉइंटमेंट भी हो गया, लेकिन पढ़ाई नहीं है वहाँ। अगर हमने एक विद्यालय से पूछा था कि आपके विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं, तो उन्होंने बताया मेरे विद्यालय में लगभग 800 से 900 विद्यार्थी हैं। मैंने पूछा आपके शिक्षकों की संख्या क्या है, तो उन्होंने कहा कि 15 है।
तो बताइए 15 शिक्षक से आप 900 विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, ये कहाँ। कुछ कुछ विद्यालयों में तो ऐसी हालत है कि आप कहते हैं वहाँ की 500 विद्यार्थी हैं और शिक्षक 2 हैं। तो ये कैसे संभव है कि 2 शिक्षक या 15 शिक्षक 1000 विद्यार्थियों को पढ़ा लें और उनको शिक्षा दे दें, उचित शिक्षा दे दें। तो ऐसी बात नहीं हो रही है, तो इसमें पहल करने की ज़रूरत है। आज अगर जब तक ये रेशियो शिक्षक और छात्रों का रेशियो जब तक ठीक नहीं किया जाएगा तब तक से शिक्षा नहीं दी जा सकती है। दूसरी बात है कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है देने की कि जहाँ मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर मैनेजमेंट नहीं है तो शिक्षा भी नहीं है। आज आप देखिए पब्लिक स्कूल्स में भी बहुत ज़्यादा खुल गए हैं यहाँ पर, लेकिन जहाँ पर भी मैनेजमेंट की कमज़ोरी है, जहाँ पर कि वहाँ के लोग अच्छे से उसको सुचारू ढंग से नहीं चला रहे, वहाँ क्वालिटी नहीं है, वहाँ गुणवत्ता की बात आप नहीं सोच सकते हैं। तो आज शिक्षा हो बिहार में 2 चीज़ें बहुत आवश्यक है, एक तो शिक्षा और दूसरा है कि हम लोगों की बीमारी के लिए अस्पताल सब गांव-गांव अगर हो जाए तो ये 2 चीज़ें मिल जाए, क्योंकि सड़क तो कुछ हद तक बन चुका है। अब ज़रूरत है इस क्षेत्र में काम करने की कि शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन हो, क्योंकि अभी जो नई शिक्षा पद्धति आई है उसमें भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अच्छे शिक्षकों की ज़रूरत है। तो अब वो ले आना होगा बिहार सरकार को, या जो लोग बिहार के हैं उनको इस रूप में काम करना होगा कि किस तरह से हम लोग शिक्षा को और अच्छा रूप दे सकें, यहाँ स्वास्थ्य के विभाग को हम लोग अच्छा रूप दे सकें। जब ये दोनों अच्छा रूप जब पा जाएगा और जब गुणवत्ता की बात होने लगेगी, लोगों को शिक्षा मिलने लगेगा, तो बिहार और सुधर जाएगा। सर, कल इंटरमीडिएट का परिणाम घोषित किया गया, उसके बाद से लगातार मीडिया में चर्चा आ रही है या सरकार के स्तर से भी बताने की कोशिश हो रही है कि जो परिणाम आए हैं उस परिणाम पर अगर नज़र डाला जाए तो जो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी विद्यालय हैं वहाँ पर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। दूसरी बात कि जो छात्राएँ हैं वो इस बार भी उनका दबदबा कायम है। आखिर ये जो 2 बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं, पहले लोग शिक्षा को लेकर शहरों में पलायन करते थे, शहरों की ओर रुख करते थे, अब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति बेहतर है। आखिर सरकार के द्वारा जो कहा जा रहा है उसके पीछे का उद्देश्य क्या समझा जाए सर? देखिए, अगर शिक्षा की बात कहिए तो शहर में जो लड़के हैं उनके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। ख़ास तौर से मोबाइल का ज़माना है, पिक्चर का ज़माना है, घूमने का ज़माना है, तो यहाँ पर ज़्यादातर लड़के कोचिंग इंस्टीट्यूट में व्यस्त रहते हैं और पढ़ाई नहीं करते हैं। दूसरी बात जो उभर करके जो आती है, हम लोग विद्यालय जो चलाते हैं और देखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन लोगों ने शिक्षा का महत्व को समझा है और वो समझते हैं कि उनके बच्चे अगर शिक्षित हो जाएंगे तो वो बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, उनकी गरीबी दूर हो जाएगी, उनका जो निम्न स्तर का लिविंग है वो एक अच्छे स्तर का लिविंग हो जाएगा। तो इसके लिए वो बहुत कोशिश करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक लड़का हमारे यहाँ पढ़ता था, उसके माता पिता बाहर रहते थे, पिता बाहर रहते थे, मिलिट्री में थे और माँ गाँव में रहती थी। वो यहाँ पर घर ले कर के लड़के को पढ़ाया और घर लेकर के पढ़ाने के बाद में जब वो इम्तहान दिया मैट्रिकुलेशन का जो सीबीएसई का था, तो उसने यहाँ पर 99.4% ले आया, जो हम लोगों को कभी भी उम्मीद भी नहीं थी कि एक लड़का जो सिर्फ माँ की बदौलत पढ़ता है, स्कूल की बदौलत पढ़ता है और 99.4% ले आता है। तो ये जो कमाल हो रहा है वो सिर्फ गांव के अभिभावकों का कमाल है। वहाँ के में एक ऐसी सोच पैदा हो रही है गांव में कि उनके बच्चों को पढ़ना आवश्यक है और वो पढ़ करके ही आगे अपनी ज़िंदगी सुधार सकते हैं। इसी की वजह से आप देख रहे हैं कि ये आज बदलाव आ रहा है। दूसरी बात जो आपने कही कि जो लड़कियों में सुधार ज़्यादा है, तो आप एक बात देखिए कि जहाँ कहीं भी हमारा अपना मानना है कि जो लड़के क्लासेस ज़्यादा करते हैं, जो लड़कियां क्लासेस ज़्यादा करती हैं स्कूल में, उनका पढ़ाई में बहुत सुधार होता है और जो लोग क्लास नहीं करते हैं उनका सुधार होना असंभव है। तो आज लड़कियां इसलिए अच्छा कर रही हैं क्योंकि लड़कियां क्लासेस करती हैं, स्कूल जाती हैं और बच्चे स्कूल के टाइम में बाहर जाकर के घूमते हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकना पड़ेगा। जब ये सब सारी चीज़ें रुक जाएंगी तो शिक्षा में और भी सुधार होगा। सर, बिहार को लेकर एक बात अक्सर कही जाती है कि यहाँ पर अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है, अपराध यहाँ ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन सरकार के स्तर से एक बताने की कोशिश की जाती है कि आप चले जाइए उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों में भी इस तरह के अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, जो नेशनल क्राइम जो ब्यूरो है उसके रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है। सर, आपको लगता है कि बिहार में वाकई में अपराध हो रहे हैं या बिहार की छवि को खराब करने की कोशिश की जाती है सर?
देखिए, जो अपराध बढ़ता है उसमें हमारी मान्यता है कि ये संस्कार से जुड़ा हुआ है। अगर बच्चे जब स्कूल जाते हैं या पैदा होते हैं तो माता पिता को संस्कार देना चाहिए। अगर एक लड़का अपने माँ बाप को देखता है कि वो खून करता है, लोगों को डांटता है, लाठी चलाता है, गोली चलाता है, तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक सभ्रांत नागरिक बनेगा? उसको बनाने वाला ही तो गलत है। तो सबसे बड़ी बात है कि आज जो रोहतास ज़िला या बिहार प्रांत या इसमें देखते हैं, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें बहुत वारदात होती रहती हैं। और जो गाँव में ख़ास तौर से आपसी मतभेद है, जैसे दो वर्गों में लड़ाई, दो जातियों में लड़ाई, दो अलग अलग लोगों में, परिवार में लड़ाई, तो ये सारी चीज़ें इस बात को लेके चलती हैं कि वो अपराधी प्रवृत्ति उसके बच्चे में निहित होती है। अगर उनके बच्चों में अगर अच्छा संस्कार दिया जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, तो कभी भी अपराध नहीं पनप सकता है। सर, एक अंतिम प्रश्न है। लोग एक काम करने से लगता है कि हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं, हमारे हम इतना काम कर रहे हैं कि हो सकता है कि अभी से ज़्यादा हमारे पास क्षमता नहीं है काम करने की को लेकर। आप बहुत कम लोग आपके बारे में जानते हैं, अधिकतर लोग जानते हैं कि आप एक शिक्षाविद हैं, स्कूलों का संचालन करते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आप समृद्ध किसान भी हैं, पशुपालन के क्षेत्र में भी आपका एक अलग पहचान है। आप इतने सारे कामों को एक साथ कैसे कर लेते हैं, और उन लोगों को क्या सलाह देंगे जो इस तरह से बखेड़ा खड़ा करते हैं कि नहीं, हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, जो रोना रोते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे सर? ये पहले तो मैं बताऊं कि मैं कृषि स्नातक हूं, और कृषि के क्षेत्र में जब हम पढ़ाई करते हैं तो सारी पढ़ाइयाँ वहाँ पढ़ाई जाती हैं, और कोई भी काम बुरा नहीं होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ले लें तो आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको पशुपालन, गाय भी रखना है, खेती भी करनी है। ख़ास तौर से रोहतास ज़िले में तो कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिसके पास खेती नहीं हो, सबों के पास ज़्यादातर थोड़ी या बहुत खेती होती है। तो मेरे खेती करने का जो कारण है वो ये है कि जब मैं स्नातक किया तो उसके बाद से हम अपनी खेती में ही लगे रहे। 70 से लेकर के 84 तक मैंने ट्रैक्टर चलाया और खेती किया, और साथ में मैं जब अमेरिका गया तो वहाँ डेयरी के क्षेत्र में करीब 1 साल मैंने काम किया। तो वहाँ से आने के बाद मुझे शौक़ डेयरी का भी हो गया, इसलिए वो दोनों मेरा, खेती और डेयरी, ये मेरा शौक़ है। और शिक्षा के क्षेत्र में हम जब गाँव गए तो वहाँ देखा कि बहुत गरीबी है, तो हम लोगों ने 5 बीघा ज़मीन दे करके सरकार को और एक हरिहर उमा उच्च विद्यालय का निर्माण किया, फिर बाल विकास विद्यालय, फिर अपना विद्यालय, फिर बीएड कॉलेज। ये इसलिए कि एक पैशन हो गया कि हम शिक्षा बढ़ाएंगे, जितनी तक हो सके वो हमें देनी है। और चूँकि हम कोई पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते थे, इसलिए हमारे पास सोशल वर्क का ही क्षेत्र रहा। वही सोशल वर्क मैं करता हूँ और अपने काम करता हूँ, इसलिए मैं इसमें खुश होता हूँ। और हमारी राय है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी लड़का जो यंग है, उनको सारे कार्य करने में कहीं भी हिचकिचाहट महसूस नहीं होनी चाहिए। सारे कामों को एक साथ समझना चाहिए, क्योंकि काम काम ही होता है, और जब काम आप अच्छा करते हैं तो आपकी समृद्धि भी आती है। ये हैं एसपी वर्मा सर, जो मल्टी टैलेंटेड कहे जा सकते हैं। कारण कि आप अधिकतर जब भी आप इनके बारे में सुनते होंगे तो ये सुनते होंगे कि ये काफ़ी अच्छे शिक्षाविद हैं, संत पॉल स्कूल के संचालक हैं। लेकिन जब गांव पर जाएंगे, मयारी में जाएंगे, मयारी के इर्द गिर्द जब खेतों को देखेंगे, तब पता चलेगा कि इनके स्तर से किस उन्नत कृषि को धरातल पर उतारने का कार्य किया गया है। आप इनके परिसर में आइए, सासाराम का जो परिसर है वहाँ आइए, तो देखेंगे कि एक से एक क्वालिटी की गाय यहाँ पर पाली जाती हैं, और बहुत शौक से करते हैं। जब मैं यहाँ आया तो खड़ा होकर ये सब कुछ मॉनिटरिंग कर रहे थे और देख रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि इस मुकाम पर होने के बाद में भी इनके अंदर में कोई बड़प्पन नहीं है, या ये कभी महसूस होने नहीं देते हैं कि मेरा मुकाम बहुत आगे निकल चुका है। और बदलाव के लिए यही जरूरी है कि कम से कम उस बात को समझा जाए जो सच्चाई है। उन्होंने साफ कहा कि जो अभी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की बात हो रही है, या जो छात्र छात्राओं को पढ़ने की बात हो रही है कि वहाँ के छात्र ज़्यादा अभी आगे निकल रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण इनके द्वारा बताया गया। शायद अगर उन कारणों को समझा जाए, उसे दूर करने की कोशिश की जाए, तो जो बिहार में विकास की बात कही जाती है, उस विकास को, कारण कि इनका मानना है कि 111 साल के बिहार में बहुत कुछ बदलाव इन्होंने देखा है, बहुत कुछ बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं, और उस बदलाव के पीछे कहीं न कहीं सभी लोगों की भागीदारी है। और इसी तरह से भागीदारी निभाने के लिए अपनी जिम्मेदारियों से आप बचे नहीं, बल्कि कई जिम्मेदारियों को उठाने की कोशिश करें, और ये उनका उदाहरण है। उदाहरण के तौर पर अगर आप कुछ सीख लेना चाहें
तो एक बार ज़रूर अगर लगे कि नहीं हम किसी संकट से ग्रसित हैं या कोई इस तरह की समस्या है जिन समस्याओं का समाधान हम नहीं करा पा रहे हैं या कोई परेशानी है, तो सर से संपर्क कर सकते हैं। कारण कि ये कृषि के क्षेत्र में भी काफ़ी अनुभव रखते हैं, डेयरी के क्षेत्र में अनुभव रखते हैं, शिक्षाविद तो हैं ही। बिहार के विकास के योगदान में आप सभी सहभागी बनिए। आज बिहार दिवस है, पूरे बिहार में लगातार कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, विदेशों में भी कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और अपने आप को बिहारी होने पर गर्व का एहसास कराने का ये अवसर है। और हम सर जो बता रहे हैं उसके आधार पर तो कह ही सकते हैं कि हम गर्व से कह सकते हैं कि वाकई में हम बिहारी हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।